आप लोगों को क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही, जो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं आप लोग। हाँ जी बच्चों, आवाज आ रही है अतिया? यस सर, 55 तक किए थे। हाँ तो आवाज आ रही है, तो कोई बच्चा बात ही नहीं कर रहा है। बताएं 56 से पढ़ानी थी वोकैबुलरी मुझे। यस सर। हाँ, ये ना कोई 2-3 दिन पहले टेस्ट से पहले पढ़ना जरूरी है, ताकि आप आराम से कर लें। अगर हम कोई 15-20 लफ्ज पढ़ रहे हैं तो बच्चा वो 2 से 3 दिन लगा के कर ले उसे, कोई 6-8 लफ्ज कर ले, ऐसे अच्छी तैयारी होगी। एक ही दिन में करना तो वो मुश्किल होता है, क्योंकि 16 लफ्ज हैं एक टेस्ट में, वो मुनासिब नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेस्पिरेशन आपने पढ़ा था 5वें चैप्टर, गाइड मोशन का है अ पीस ऑफ स्ट्रिंग। चैप्टर में आया था एक्सेस्पिरेटिंग टोन, एंड ही सेड इन द मोस्ट एक्सेस्पिरेटिंग टोन, और उसने बहुत ज्यादा आग बगोला लहजे में कहा, इश्ताल अंगेज लहजे में कहा। तो यहाँ इसका इश्ताल लिखा हुआ है, ये वहां पे वर्ब था, यहाँ पे बतौर नाउन आ रहा है इरिटेशन, annoyance, chagrin, vexation, वैसे vex परेशान करना होता है, anger, fury, rage, यानी इश्ताल, गुस्सा, तैश, रैत, ये सारे गुस्से के मानों में देखें, एंगर, फ्यूरी, रेज और रैत। तो वहां पर आप लोग गैज़ो गजब के साथ साथ तैश भी लिख लें या गुस्सा भी लिख लें। नेक्स्ट देखें, एक्सपेंसिव, तोसी या कुशादा, बड़ा करना, एक्सटेंसिव, स्वीपिंग, रोलिंग, स्पेशियस। एंटोनियम्स देखें इसके, रेस्ट्रिक्टेड, सर्कमस्क्राइब्ड, दूसरा मतलब इसका वही तोसी और जामिया के मानों में, वाइड रेंजिंग, एक्सटेंसिव, ब्रॉड, वाइड, ऑल एम्ब्रासिंग, कॉम्प्रिहेंसिव और थॉरो, इंक्लूसिव। नेक्स्ट देखें, एक्सेजरेशन, ये नावल में लफ्ज आया था। वो कहता है कि मैंने इसके बाप को 1 नंबर दिया था और उसने एक्सेजरेशन करके इसको 7 नंबर कर दिया था, और इस वजह से मैंने इसको सजा दी थी। ये आपको हवाला देने का मतलब ये है कि बहुत सारे लफ्ज आपने या तो पढ़े हुए हैं या कम से कम इंटर में पढ़े हुए हैं, और इंटर की 4 किताबों में पढ़े हुए हैं। मुबालगा आराई, ओवर स्टेटमेंट, ओवर एम्फेसिस, मैग्निफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन, एग्रेंडिसमेंट, ओवरप्लाइंग। 59 देखें, आपको कहा था कि लफ्ज कुछ मिस हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल चल रहे हैं। बहरहाल, इवेल्युएट्स, जांचना या परखना, और असेस, ये असेस है, ASSESE, असेस। आगे भी वही लिखा है, असेस ही लिखा है, लेकिन वो फ्रेज के साथ है असेस का वर्ड, तो ये वाला याद ना करें इतना लंबा। जज, गेज, रेट, एस्टिमेट, अप्रेज। नेक्स्ट देखें, एन्चेंटेड। अब ये एन्चेंटेड जो है, ये फैसिनेटिंग के मानों में आया था पीछे, मुख्तलिफ लिस्टों में आया है ये मसूर कौन, जो लिस्ट है वो थी तकरीबन इसमें आ जाएंगी। कैप्टिवेटेड, चार्म्ड, डिलाइटेड, डेजर्ट, enraptured, entranced,
enthralled, beguiled, bewitched. नेक्स्ट देखें 60th, फ्रिंज। इसका मतलब है झालर, बॉर्डर्ड, एज्ड, बिफ्रिंज, बिफ्रिंज। दूसरा मतलब हाशिया, एज्ड, बॉर्डर्ड, मार्जिन, आउटलाइन। फैटेलिटी इसका मतलब है नागहानी मौत, मौत लिखने खाली बशर। डेथ, कैजुअलिटी, ये टी लिखा हुआ है, टी वाई। मॉर्टेलिटी, विक्टिम, लॉस, डेड पर्सन, डेड। दूसरा आफत, मिसहैप के मानों में, हादसे के मानों में, मिसहैप के मानों में। तो मिसहैप इसका सिनोनिम बनेगा फेटल एक्सीडेंट, ट्रेजेडी, डिजास्टर, कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक तबाही को कहते हैं वैसे, कैलेमिटी अजाब को कहते हैं वैसे, वही आफत के मानों में ये डिजास्टर, कैलेमिटी, ठीक है। फ्लिक्ड, आप लोग ना अपने मुताबिक लफ्ज आगे पीछे सेटलमेंट किया करें कि ये इन्होंने तरतीब ठीक नहीं दी हुई है। एक जैसे माने वाले लफ्ज तो ये वाले आ रहे थे, जैसे पीछे वो रेज आया, रैथ आया, एंगर आया, ठीक है। तो वो आपको कहीं अगर बिखरे हुए नजर आए, उनको यकजा कर दिया करें। हालांकि ये सारा का सारा काम किसी पाकिस्तानी किताब से लिया है, इंटरनेशनल थिजोरस से लिया गया है। थिजोरस मैंने क्या बताया था, क्या होता है? ओहो, अचानक मुझे एक चीज याद आई है भाई, आज मैंने आपके लिए बुक लेकर आने थी दिखाने के लिए। बहरहाल थिजोरस की बात हम कर रहे थे। वो ऐसी थिजोरस डिक्शनरी वो होती है जिसमें किसी लफ्ज के सिनोनिम्स की लिस्टें और एंटोनियम्स की लिस्टें मौजूद होती हैं। फ्लिक्ड, क्लिक, स्नैप, फ्लिप, यर्क, पुल, टग। टग कहाँ आया था? चौथे चैप्टर थैंक यू मैम में आया था, वो उसे झटका देकर सामने लाई। क्वीक, जोल्ट, ये जो ये यर्क लिखा हुआ था, JERK, झटका मारना। ये क्रिकेटर्स, बॉलर्स बड़ा इस्तेमाल करते हैं इसको, बॉलर्स के बारे में बड़ा इस्तेमाल किया जाता है कि ये बाजू घुमा के बॉल नहीं करता है, झटका मारता है, उसको कहते हैं यर्क मारता है, यर्क। हमारे यहाँ लोग पंजाबी में इसको बड़ा बोलते हैं, यर्क मारता है, यर्क मारता है। तो ये लफ्ज है वो, झटका मारना। यानी कि ये छोटे छोटे वाक्य बताने का मकसद ये होता है, बास बार वो ना चीजें ऐसे ज़हन में रह जाती हैं। एसोसिएशन साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक आपकी एक एसोसिएशन डेवलप होती है और आपको वो चीज भूलती नहीं है। इसलिए कभी कभी आपको किस्से कहानियां छोटे छोटे से सुनाई जाते हैं जानबूझकर, ये दिमाग में रह जाए आपके। दूसरा मतलब इसका उसने लिखा है वर्ब के मानों में झटके से चलना, स्विच, ट्विच, वेव, वैग, वैगल, शेक, विथ द वर्ल्ड। द वर्ल्ड हमने टेक्स्ट में पढ़ा हुआ है, घुमाने के मानों में। स्विक, ब्रांडिश। कम से कम फर्स्ट मीनिंग के आपको, जो वेरी फर्स्ट मीनिंग होता है उसके आपको सिनोनिम जरूर याद हो। और मैंने कहा था 3 से 4 याद कर लिया करें, काफी हैं। मजीद मैंने तरीके आपको सिखाए थे जो बहुत मुश्किल लगता है, या जो आपको लग रहा है मुझे भूल रहा है बार बार और ये अहम भी लग रहा है, उसका कोई सिंबल बना लें, कोई उसके ऊपर गुड लगा लें, कांटा लगा लें, अंडरलाइन कर लें, उसको हाईलाइट कर लें, हाईलाइटर का इस्तेमाल करें नोट्स के ऊपर, यानी कोई निशानियां बनाएं अपने तौर पर, नोट्स के ऊपर नोट्स बनाएं। नेक्स्ट देखें, फ्लॉलेसली।
महारत के साथ यानी बगैर गलती के, परफेक्टली, अनमार्क्डली, अनइम्पेयर्डली, यानी इसका मतलब है सही सालिम, बिल्कुल ठीक, हॉलरली, इंटेक्टली। अगर आप गौर करें ना ये इंटेक्ट का लफ्ज, अनइम्पेयर्डली, ये अब इसने जाहिर है इसको प्रीफिक्स लगा लिया है, प्रीफिक्स के अलावा इसने एडवर्ब बना दिया, उसको एलवाई लगाया, एडवर्ब था, वरना ये दोनों लफ्ज इंटेक्ट और ये अनइम्पेयर्ड, ये कहाँ पढ़े थे आपने? एंड ऑफ टर्म में पढ़े थे कि वो छुट्टियां सही सालिम जूं की तूं इंटैक्ट आगे मौजूद होती। ठीक है, ये लफ्ज आपने पढ़े हुए हैं। मसला क्या है हमारे बच्चों के साथ? सबसे बड़ा मसला सुन लें आप। पहले तो हमें वर्ड और जैसे मैंने इडियम्स की आपको दास्तान सुनाई थी कि हर इडियम के पीछे कहानी होती है, हमारे यहाँ उस तरह से नहीं चलते। दूसरा, वर्ड फॉर्मेशन को फॉलो नहीं किया जाता। तीसरा, वर्ड ओरिजिन के बारे में हमें नहीं पता होता। अगर वो लोग पढ़ा रहे हैं ना लफ्ज टेंस, तो वो पूरा बताते हैं कि लफ्ज टेंस लातीनी जुबान का लफ्ज है, ये लातीनी जुबान के लफ्ज टेम्पस से निकला है। टेम्पस का लातीनी जुबान में मतलब है टाइम। टाइम की 3 हवालों से उसने डिवीजन की, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। बच्चे को बात समझ आती है। जब तक आप वर्ड ओरिजिन में नहीं जाएंगे चीजों की समझ नहीं आएगी। आप अपने एमबीबीएस कर लें, आप आगे कोई वो बॉटनी कर लें, जोलॉजी कर लें, आप कोई फील्ड में चले जाएं, जब वो किसी चीज की गहरी डेफिनेशन में जाता है तो वो कहता है पहले ये फलां लफ्ज, ये लफ्ज फलां लैंग्वेज से लिया गया है, उस लैंग्वेज में इसका ये मतलब था, और उस लैंग्वेज में फलां लफ्ज था जिससे ये निकला है, अब इसकी ये शक्ल है तब इसकी वो शक्ल थी। तो आप लोगों को वर्ड फॉर्मेशन का एक तो पता नहीं है। आपके सामने इंक्लाइन लफ्ज आया है, वो आप लहदा याद करते हैं। इंक्लिनेशन आया तो आपको पता ही नहीं है, मैंने ये लफ्ज तो पहले याद किया होगा, ये उसी का नाउन है, ये पता ही नहीं है। एस्पिरेशन, हाँ जी वो एस्पायर पढ़ा तो होगा, तमन्ना करना, अच्छा अच्छा, वो उसका बातें छोटी छोटी सी हैं लेकिन आती तो नहीं है ना। जैसे मैंने आपसे कहा है वहां पर ये लफ्ज इंटेक्ट मौजूद था। बहरहाल आगे देखें, यहाँ इंटेक्टली लिखा हुआ है, यहाँ इंटेक्टली लिखा हुआ है, यहाँ उसने एडवर्ब बना दिया क्योंकि एडवर्ब था ना वहां पर साइड पर भी, जो बेस वर्ड था हमारा। फ्रिक्शन रगड़ को कहते हैं, बायो कह रहा हूँ, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने। एब्रेशन, एब्रॉडिंग, एब्रेडिंग लिखा हुआ है, रबिंग, चैफिंग, चैफ रगड़ना होता है, ग्रेटिंग, स्क्रैपिंग, सबका मतलब रगड़ने के मानों में है, रगड़ खाना या रोकना या पीसना। आप लोगों को एक और फायदा है जो आप साइंसेस वाले हैं, एक तो आप इंग्लिश अच्छे तरीके से पढ़ते हैं जब पढ़ते हैं, और दूसरा आपकी साइंसेस में ये बहुत सारे लफ्ज आ चुके होते हैं। पता है आज मैं क्या कर रहा हूँ यार, ये मैं आपकी थेरेपी कर रहा हूँ आज साथ साथ कि बी कॉन्फिडेंट, गेट रिलैक्स्ड। आपका काम आपके लिए, साइंसेस वालों के लिए कम से कम नहीं है। आपने बहुत से लफ्ज पढ़े हुए हैं, आपकी जान पहचान के हैं, आपको ये पता नहीं है मैंने ये लफ्ज कहाँ पढ़ा था और इसका क्या मतलब था, या ये कि उसमें थोड़ी सी तब्दीली हो गई है। दूसरा इसका मतलब इख्तलाफ या टकराव, डिस्कॉर्ड, हम आहंगी ना होना, डिसहार्मनी, हार्मनी हम आहंगी होता है, डिसहार्मनी हम आहंगी ना होना, डिसयूनिटी, स्ट्राइफ, कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट, मेरा ख्याल है ये, बल्कि इसको कंफर्म कर लीजिएगा, DISS है कि DIRS है।
मेरे सामने ये लफ्ज पहली दफा आया, मुझे पता नहीं है, आप इतना सा कंसल्ट आप कीजिएगा। आगे डिसेंट, ये तो पेरो वर्ड्स में हमने पढ़ा है। ऑपोजिशन, वेरिएंस, चेसिंग, ये क्लैशिंग, कंटेंशन, डिस्प्यूट, आर्ग्यूमेंट। अब आपने अगर पीछे लफ्ज पढ़े हैं ना दिल लगाकर, तो ये सारी वोकैबुलरी कहीं ना कहीं लगता है आई हुई है। चंद एक लफ्ज ऐसे लगते हैं जो नहीं आए हुए। आज शायद हम 56 से शुरू हुए हैं, ये हम 10 लफ्ज कर रहे हैं आज। 10 लफ्ज इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देखेंगे। फ्लटर्ड, फड़फड़ाना यानी परों का झाड़ना। फ्लिट, हॉवर, वैसे हॉवर मंडलाना होता है, मंडलाना। फ्लिटर, डांस। आगे उसने दिया हवा में फड़फड़ाना या लहराना। फ्लैप, मूव अप एंड डाउन, बीट। क्वीवर, वैसे क्वीवर क्या होता है? विद हिज क्विवरिंग वॉइस, नावल में आया था। क्विवरिंग होता है कांपती हुई। अब आपको जब मीनिंग्स आते हैं ना, आपको ये भी पता लगता है ये इसने सिनोनिम्स में क्या बोंगी मारी हुई है, या हमारे उर्दू लिखने में क्या कमी रही है, तो आपको सारा समझ आता है। मैं इसलिए कहता हूँ कि जो लिस्टों में लफ्ज आ रहे हैं उनको रट्टा ना लगाएं, बल्कि उनका अलग-अलग आपको मीनिंग पहले से आता हो, आपको पहले से मीनिंग आता हो अलग-अलग, ना कि आप यहीं से रट्टा लगाए, क्योंकि फिर तो आपको इसी मानों में याद हो जाएगा जो बेस वर्ड उसने लिखा हुआ है, और उस मानों में वहां वो बन ही नहीं रहा है, तो गलत याद हो जाएगा आपको। मैं इस वजह से इस बात का हमायती हूँ कि वोकैबुलरी की लिस्ट में जितने लफ्ज आ रहे हैं उन लफ्जों का अलग-अलग हर एक का मतलब आपको आता हो, इस वजह से मैं इस फेवर में हूँ। बहरहाल एजिटेट, वाइब्रेट। अब एजिटेट तो मुस्तरिब करना होता है, परेशान करना होता है, ट्विच भी इसी मानों में होता है। शेक, वैग, वैगल, स्विग, स्विंग, तो ये फड़फड़ाने के मानों में स्विंग देखें फ्लैप के साथ होना चाहिए था, यहाँ लिखा हुआ ज्यादा से। चलें ठीक है, आज आपका रिस्पांस कम है, कुछ बच्चों का शायद कुछ पढ़ा रहा था मैं इसलिए। कल हमें 2 काम करने हैं, मैं जरा लैपटॉप के और ज्यादा करीब हूँ इस वक्त, ताकि अगर आप बच्चों में से कोई बात करना चाह रहे तो करें। कल इंशाल्लाह हमें 2 काम करने हैं। पहले एक तो अगले 10 लफ्ज पढ़ने हैं आकर, दूसरा हमें कल आकर पेपर भी करना है। सबसे पहले हम पेपर ही करेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद ये होगा, और मजीद जो टाइम बचेगा वो आपके लेक्चर के लिए होगा। मैं मजीद आगे कुछ बातें करता हूँ, मुझे जरा ओके करें, वीडियो आ रही है आपको, क्लियर है, आवाज आ रही है, आप कोई बात पूछना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं? ठीक है जी सर के मैसेजेस आ गए हैं, ठीक है, दोनों ऑडियो वीडियो अगर क्लियर है ठीक है। अब मुझे ये बताएं, ठीक है बेटा, सबका शुक्रिया जी, बेटा शुक्रिया गर्ल्स। अच्छा मुझे ये बताएं अब आप लोग, हाँ, कि कोई सवाल पूछना है भैया, मैं चलूँ आगे? सवाल पूछना है किसी किस्म का कोई, किसी ने? सर ये जो आप वर्ड फॉर्मेशन का जो आपने कहा था, तो सर हम जब आप वोकैब करवाते हैं हमें, तो आप वर्ड फॉर्मेशन इसके बेस रूट वर्ड्स हमें बता सकते हैं जो वोकैब के वर्ड्स होते हैं? हाँ, किसके बारे में बता सकता हूँ, आखिरी बात नहीं समझ आई। सर ये जो आप वोकैब के वर्ड्स बताते हैं, मतलब सिनोनिम्स आप करवाते हैं ना, तो जो वर्ड होता है, जो लिस्ट में जो वर्ड्स हैं, उनके आप हमें रूट वर्ड्स बता दिया करें, ताकि हमें उसका मीनिंग सही से क्लियर हो जाए। हाँ जी, ये बात सुन लें आप लोग, ये आपका सवाल बड़ा अच्छा है, लेकिन ये इतना टाइम है ही नहीं हमारे पास कि हम वो करें, हमारे पास इतना टाइम है ही नहीं। और एक और जो बात है, उसकी रिसर्च हमने इस हवाले से देखी नहीं। आपकी सजेशन बड़ी अच्छी है, आ गई आपकी सजेशन मेरे पास, लेकिन इस तरह करने से सिर्फ फायदा नहीं होगा। वो जब तक आप रूट्स और बेसिक वर्ड्स सारे ना कर लें और प्रीफिक्सेस फिक्सेस सारे ना कर लें, वो तब तक बातें उस तरह समझ नहीं आती। वो फिर लिंक्ड होते हैं लफ्ज आपस में एक दूसरे के साथ, रेफरेंसेस होते हैं कि फलां लफ्ज आया था उसको हमने ऐसे किया था, इस लफ्ज को हमने ऐसे किया है, ये तो सीधा सीधा आ रहे हैं। और सब लफ्जों का ये भी याद रख लें, ये भी याद रख लें, सब लफ्जों के रूट्स और बेसिक वर्ड नहीं मिलते, उनकी आपको एटिमोलॉजी में जाना पड़ता है। एटिमोलॉजी इज अ साइंस ऑफ वर्ड्स
that tells us about the history and their origin. जो एटिमोलॉजी है लफ्ज़ों की, वो साइंस है जो लफ्ज़ों की हिस्ट्री के बारे में और उनके ओरिजिन के बारे में बताती है। अब ये जो हमने बात की एटिमोलॉजी की, यहाँ से तो बात ही वो खत्म हो गई है, कौन सी वाली, के रूट्स और बेसिक वर्ड्स। रूट्स और बेसिक वर्ड्स हर लफ्ज़ के आपको मिलेंगे भी नहीं, आपको वर्ड ओरिजिन के नाम से, वर्ड ओरिजिन के नाम से किताबें मिलेंगी मार्केट में, इंटरनेशनल बुक्स। पाकिस्तानी तो कोई एक पेज भी आपको नहीं मिलेगा किसी किताब में, एक पेज का काम मिलेंगे आपको, इंटरनेशनल बुक्स मिलेंगी। मुझे अगर डिक्शनरी याद रह गई लाना, और अगर मुझे वर्ड ओरिजिन की बुक सामने नजर आ रही हुई, उसका मैं वादा नहीं कर रहा हूँ आपसे, डिक्शनरी का तो वादा लेकर आऊंगा इंशाल्लाह। तो मैं इंशाल्लाह वर्ड ओरिजिन की बुक भी आपको लाके दिखाऊंगा जिसमें हर लफ्ज का उसने ओरिजिन दिया होता है, जिनका है। तो हम उस तरफ अगर गए तो हमारा तो एंडलेस बहुत लंबा हो जाएगा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसको लेकर चलें। अब मेरी कुछ और शफकत भरी बातें आप सब बच्चे सुन लें। जिसने टाइम पास करना है ना, करवाना है टाइम पास, वो ये वाले टैक्टिक्स हैं। कैसे जी, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स लिख रहे हैं जी, और भाई काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पूछता पे होते, एक जरा बराबर नुक्ता बराबर उसका फायदा नहीं है। जो आप बच्चे करते थे ना, वो तीसरी चौथी क्लास से, आई माई मी, ही हिज हिम, एनडीएस में वो लोग, एनडीएस में जाके पता करें, लोग ये करवा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं आपका टीचर हूँ, मेरी मौजूदगी से आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं, मेरी मौजूदगी से आप वो वाले फायदे लें जो चीज आपको या तो कहीं से मिलेगी नहीं, या कहीं से मिलेगी तो खुद आपको समझ नहीं आएगी, ना कि वो वाली चीज जो पेपर में आनी नहीं है, या ऐसी चीज मैं आपको करवाता रहूं जो चौथी की पांचवी की क्लास की ग्रामर में भी मौजूद है, ना कि मैं आपके साथ फॉर्मेलिटी पूरी करके आपका टाइम गुजारूं कि मैंने 40 लेक्चर पूरे करने हैं। लोग ऐसे फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। अब हम आते हैं अगली बात की तरफ जो मैंने आपसे करनी है। आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं, मुझे मेरा ख्याल है यही बताया था। और यार नकवी, अपने सामने ना स्केजुअल लेके बैठा करो, जब मैं माँ पूछता हूँ तो ये नहीं है सर मैं लब रहे हैं हाले, अपने सामने रखा करो उसको, मैंने रोज पूछना होता है। जी सर। ठीक है, अपने सामने रखा करो उसको रोज। तो मेरा ख्याल है अकील ने मुझे वर्ब का टॉपिक बताया था लास्ट टाइम। याद रखें, पूरी इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा भी सारी इंग्लिश अगर आप ले लें, जितना बड़ा टॉपिक वर्ब का है, इतना बड़ा कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता। रीजन, और वर्ब तो ऐसे लग रहा है किसी सब्जेक्ट का नाम है और उसके अंदर पता नहीं कितनी किताबें हैं, और किताबों के अंदर पता नहीं टेबल ऑफ कंटेंट्स कितने हैं, और टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर क्या कुछ है। वर्ब के अंदर सब टॉपिक्स बहुत सारे आ रहे हैं, टेंसेस इसमें आते हैं, पैसिव वॉइस इसमें आते हैं, डायरेक्ट इसमें आते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस इसमें आते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस इसमें आते हैं, जो वर्ब्स इसमें आती हैं, बेशुमार चीजें, बेतहाशा चीजें आती हैं इसके अंदर। तो इसलिए हमारी ये कोशिश है कि आप लोगों को जितना अच्छा सा काम जितना ज्यादा करवा सकते हैं हम करवाएं। आप लोग किसी की सिंसेरिटी को देखा कि मैं आपको इधर काइंड्स लिखवाना, मनु की मसला है, मेरे सामने तो वो पड़ी होती हैं चीजें, मैंने तो अपने पेजेस पे तो लिखी हुई हैं। मैं आपको एडजेक्टिव का दिखा देता हूँ, रफ लिखा हुआ है लेकिन आपको नजर आएगा। मैं आपको एडजेक्टिव का दिखा देता हूँ, हमने लास्ट टाइम एडजेक्टिव किया है, जरा देखें, इतना अच्छा नजर नहीं आएगा आपको। ये हमने काइंड्स सारी लिखी हुई है इधर, एडजेक्टिव की काइंड्स। इसी तरह प्रोनाउन की, नाउन की हमने सब लिखी, हमें क्या मसला है आपको करवाने में। ये मैं फिर वजाहतें क्यों कर रहा हूँ आज खड़ा होकर, इसलिए कर रहा हूँ कि बच्चे जो दूसरे इदारों में जा रहे हैं उनके साथ अपना काम कंपेयर करते हैं। आपको अभी मेरी बातें नहीं समझ आएंगी, ये फर्क आपको उस वक्त पता लगेंगे जब आप मुख्तलिफ किताबों से प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको एहसास होगा कि हमने किया हुआ है कि नहीं कोई काम।
और जो बच्चे काम साथ साथ ये याद नहीं कर रहे हैं तो वो भी फिक्र उठा उठा के ले आते हैं सारे। सर ये देखें ये भी नहीं करवाया हुआ, ये भी नहीं। 10 फिक्र मैं निकाल के बताता हूँ, ये रूल करवाया था मैंने, इसका ये फिक्रा करवाया था मैंने, इसका ये वाला फिक्रा, ये बात बताई थी मैंने। फिर बच्चे ने याद आता है, अच्छा सिर्फ कितना ढेर काम किया है। पहले तो याद करें जो मैं सारा करवा रहा हूँ, फिर किसी किताब से रिहर्सल कीजिएगा, जिस मर्जी के पकड़े हैं, जिस मर्जी के पकड़े हैं आप टिप्स की पकड़े हैं, आप स्टेप के पकड़े, आप स्टार्ट से पकड़े, मुझे कोई गर्ज नहीं है। करें रिहर्सल, और मैं तो कह रहा हूँ लाजमी रिहर्सल करें आप। एक टॉपिक खत्म होता है, उनकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें, दूसरों के हाथ की तैयार शुदा करें जरा प्रैक्टिस, आपको अंदाजा होगा आपने काम किया हुआ है कि नहीं। आज हम वर्ब के टॉपिक में फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स कर रहे हैं। सबसे पहले प्लीज और ज्यादा हाइट पे तो नहीं लिखा है? नो सर ठीक है। लिखते जाएं जी। मतलब बदलने से, मतलब बदलने से मुंदरजा ज़ैल वर्ब्स की फॉर्म्स भी बदल जाती हैं, फॉर्म्स भी बदल जाती हैं। मसलन इनका आपने मीनिंग लाजमी नोट करना है। हैंग लटकाना, हैंग, हैंग फांसी पर लटकाना, हैंग और हैंग, रिंग घंटी का बजना, रिंग रैंग रंग, रिंग घेरा डालना, रिंग, रिंग्ड और रिंग्ड। स्टेटमेंट पर गौर करें, मतलब बदलने से मुंदरजा ज़ैल वर्ब्स की फॉर्म्स भी बदल जाती हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखें आप लोग। बच्चों नजर आ रहा है, समझ आ रही है बात की? जी सर। जी सर। आसान चीज है, क्या है उसने कहा हैंग, हंग, और हंग होता है लटकाना, लेकिन साथ ही कह रहा है अगर मतलब बदल जाए तो फॉर्म बदलती है। आप स्टेटमेंट पे गौर करें ना, मतलब बदलने से मतलब क्या है, फांसी पर लटकाना, फॉर्म बदल रही है, हैंग और हैंग। मतलब क्या था, घंटी का बजना, रैंग रंग था। मतलब तब्दील हुआ, घेरा डालना, रिंग और रिंग हो गया। आसान सा है। आपको ये कहा जा रहा है जो आपको मैं स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ ना, जो स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ बस उसको फोकस करें आप, उसको आप अप्लाई कर दें, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा आपको। ये तो चीज ही बड़ी सीधी है बेटा। लिखें नेक्स्ट,
कुछ वर्ब्स की दूसरी या तीसरी फॉर्म्स दो या तीन किस्म की होती हैं। मैं शर्त लगाना ओए, यहाँ उसने नहीं कहा कि मीनिंग चेंज हो रहा है। यहाँ तो एक जैसा मतलब है शर्त लगाना, लेकिन फॉर्म 2 से 3 किस्म की चल रही है। अब एक जागना या जगाना, अब वो करो वो, अब एक अवोकन, अवेक अवोक, अवेक अवेक और अवेक। दूसरा था अवेक अवोक, अवोकन। तीसरा है अवेक अवेक्ड और अवेक्ड। जी बेटा, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखें। कुछ वर्ब्स की दूसरी और तीसरी फॉर्म्स बरतानवी और अमेरिकन अंग्रेजी में, बरतानवी और अमेरिकन अंग्रेजी में मुख्तलिफ हैं। मसलन लैंड, लैंड और लैंड बी साइड पे लिखे हैं, यानी ब्रिटिश इंग्लिश में ऐसे फॉर्म्स हैं। अमेरिकन में देखने हैं लैंड, लैंड और लैंड। अमेरिकन इंग्लिश में ऐसे होगी, याद करने के मानो में ही। ब्रिटिश इंग्लिश में देखे हैं स्प्रिंग, स्प्रैंग। स्प्रिंग का मतलब है उछलना कूदना, उछलना कूदना। स्प्रिंग, स्प्रैंग, स्प्रंग।
अमेरिकन इंग्लिश में स्प्रिंग, स्प्रंग और स्प्रंग आप देखिए 7 चैप्टर माय फाइनेंशियल करियर एंड द बिग आयरन डोर, जब वो बैंक से निकलता है, एंड द बिग आयरन डोर स्वंग बिहाइंड मी, आप कहेंगे स्विंग स्वैंग स्वंग होता है, तो पैस सिंबल में सेकंड फॉर्म की इस्तेमाल की है। असल में उसने ब्रिटिश फॉर्म इस्तेमाल नहीं की, उसने अमेरिकन फॉर्म इस्तेमाल किया है। उसको स्वैंग देना चाहिए था, लेकिन उसने क्या दिया हुआ है, उसने स्वंग दिया हुआ है वहां। नेक्स्ट देखें, ब्रिटिश इंग्लिश में गेट गॉट और गॉट, अमेरिकन इंग्लिश में गेट गॉट और गॉटन। नेक्स्ट लिखिएगा, कुछ वर्ब्स की मौजूदा दूसरी और तीसरी फॉर्म्स पुरानी अंग्रेजी से मुख्तलिफ हैं। मसलन ये लफ्ज़ है लॉन्ग, कपड़े पहनना, क्लॉथ और क्लॉथ। हम ये करते हैं आजकल जदीद इंग्लिश में, ये फॉर्म्स कर रहे हैं, लेकिन ओल्ड में क्या है, ओल्ड इंग्लिश में क्या चल रहा है, क्लॉथ, क्लैड, क्लैड। जी नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखें आप लोग, जी यहाँ तक कुछ मसला तो नहीं किसी का? क्वेश्चनिंग वैसे मैं बाद में भी आपसे अलग से भी टाइम दूंगा, लेकिन दरमियान में भी पूछा करें आप लोग। आपको तो ये कहा ही नहीं गया कि दरमियान में ना पूछा, परसेंट पे पूछना है, आप दरमियान से भी पूछे, आप भी पूछे प्लीज। जी लिखिएगा, मुंदरजा, मुंदरजा झैल दो वर्ब्स की
दो वर्ब्स की दूसरी और तीसरी फॉर्म्स पोइट्री में बदल जाती हैं। मसलन ब्लेस दुआ देना, blessed or blessed in poetry bless वही दुआ देने के मानों में, मीनिंग तो चेंज नहीं हो रहा है। blessed और blessed next blend मुरक्कब बनाना, यानी मिलाना आपस में। ब्लेंडेड और ब्लेंडेड जबकि पोइट्री में इन पोइट्री ब्लेंड ब्लेंड और ब्लेंड। जी यहाँ तक किसी का सवाल है तो बताएं, मैं फिर बोर्ड रेस कर रहा हूँ। और वैसे भी इसके बाद जो है एक बड़ी ही अहम चीज आ रही है, अहम तरीन चीज आ रही है इसके बाद, तो उसके लिए क्वेश्चनिंग अलहदा से टाइम लीजिएगा। लेकिन अब तक कुछ पूछना है तो पूछ लें, नहीं पूछना तो मैं चलूँ आगे। बच्चों चलें आगे फिर अब। जी सर। जी सर। हाँ भाई, बॉयज सेक्शन से एक तो मुझे ये नहीं समझ आ रही बॉयज हैं कितने, मुझे तो अकील ही नजर आता है इधर बस। और अकील कितने लड़के हैं यार हमारी क्लास में हैं? अच्छा 3 लड़के हैं। और डर तो नहीं लगता? हाँ, या शर्म तो नहीं आती ज्यादा? चलो ठीक है। अच्छा जरा देखें बच्चों, चलें ये कुमैर भी मेरे सामने है, शुक्र है कोई और भी मुझे बच्चा नजर आया बॉयज सेक्शन से। अच्छा जी देखें, अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट, बड़ा ही अहम है जो उसका होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट बड़ी अहम है, लिखिएगा। कुछ वर्ब्स की बतौर एडजेक्टिव तीसरी फॉर्म बदल जाती है, थर्ड फॉर्म बदल जाती है। बतौर एडजेक्टिव तीसरी फॉर्म बदल जाती है। मसलन थ्राइव का मतलब होता है फलना फूलना।
tried or tried. As an adjective, tried, और 3 months. अब ये बतौर एडजेक्टिव जो आ रहा है हम उसकी एग्जांपल भी एक साथ साथ करेंगे. Everyone families are settling in this locality proved or proved. तो सादा मतलब आपको आते हैं साबित करना, कोई चेंज नहीं है यहाँ पर. As an adjective, proved or proven. एग्जाम्पल इसके देखें. नाउ विथ न्यू प्रोवन फॉर्मूला अब नए साबितशुदा फॉर्मूले के साथ कमर्शियल्स में अक्सर आता है. कमर्शियल से याद आ गया, आज मैं आपसे बातें कर रहा था वर्ड फॉर्मेशन पर. आपने एडजेक्टिव कर लिया होगा. वो क्या होता है एडजेक्टिव? जो किसी की हालत, कैफियत या खसूसियत को बयान करे कि कोई चीज नरम है या सख्त है, कोई शख्स मोटा है या पतला है, कोई अच्छा है या बुरा है, गरीब है या अमीर है, कोई चीज नरम है या सख्त है. ये सारे एडजेक्टिव्स आ रहे हैं, सारे के सारे एडजेक्टिव्स आ रहे हैं. तो आप देखिए सॉफ्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है, इससे वर्ब बनता है सॉफन. कमर्शियल में इस्तेमाल होता है सॉफ्टनिंग योर स्किन, व्हाइटनिंग योर स्किन. व्हाइट क्या है? ब्लैक होना, व्हाइट होना क्या है? एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव से वर्ब बना गया. कैसे बना गया? व्हाइटन, व्हाइटनिंग. ऐसे लफ्जों के साथ खेलना होता है, ऐसे वर्ड फॉर्मेशन की तरफ जाना होता है. हमारी बदनसीबी ये है, ना तो आपको कभी एटिमोलॉजी की तरफ लेकर गए, ना आपको हम वर्ड फॉर्मेशन की तरफ लेकर गए. इसमें हम टीचर्स का जीरो कसूर है. सुनने बजाओ, जिस चीज को आप कोर्स का हिस्सा बनाते हैं ना, वही करवा सकते हैं आपको. ये नहीं है मैं अपने तौर पर आज लेकर बैठ जाऊँ, तुझे कर लो तो क्या बात है, वो बच्चे ने करना ही नहीं. क्लास में बहुत सारे साजे माजे गामे भी तो बैठे होते हैं ना. कौन से सारे वो बन ला रहे और कौन से सारे डेविड बैठे हुए हैं, गैरी क्रिस्टन बैठे हुए हैं सारे के सारे. हमने तो सारी क्लास को लेकर चलना है साहब. कोर्स हमारे पास इतना इतना लंबा होता है इंग्लिश का, सारे सब्जेक्ट से हटकर हमारा कोर्स होता है लंबा तरीन. अगर आप बाकी अच्छे तरीके से करवाएं तो लंबा तरीन फिर बनता है. तो वो कैसे आप करेंगे? इसलिए जिस चीज को गवर्नमेंट आपके कोर्स का हिस्सा बनाएगी, टीचर वो करवाने पर, करने पर मजबूर होगा और बच्चे को चीजें समझ आएंगी. आपकी सबसे बड़ी बच्चों की बदनसीबी ये है कि हमारे यहाँ कोर्स डिजाइनिंग ही ठीक नहीं है.
जिसकी वजह से आपको एंटी टेस्ट में आकर एंटी टेस्ट लेवल तक आकर भी आपको इंग्लिश मुश्किल लगती है। मैं हमेशा आपसे सवाल पूछता हूँ कि आप लोग इतनी मुश्किल चीजें कर लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, तो इंग्लिश उनसे मुश्किल है क्या? इंग्लिश उनके पास तो भी नहीं है, ये तो बड़ी आसान है। मसला इंग्लिश कभी की नहीं है, मसला ये है आपने कभी इंग्लिश की नहीं है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे नहीं की। अगर कभी की है तो मुझे बताएं, मेरे सवालों के जवाब दें। इंटर करके भी 12 क्लासें पढ़कर भी, एफएससी करके भी, क्या आपको इंग्लिश ग्रामर उतनी आती है जितनी आपको 9वीं 10वीं लेवल पर साइंस आती थी? साइंस आती थी आपको। आप एफएससी कर लें, आप बीएससी भी कर लें, आपको इंग्लिश सब्जेक्ट साथ रखवाया जाए, आपकी तब भी इंग्लिश ग्रामर नहीं होती। शामिल ही नहीं किया हुआ उसको उस तरह से, कोई प्लान ही नहीं है। 12 आज का हमारा इतना लेक्चर था, इंशाल्लाह हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे आगे। सवाल जितने भी होंगे कल ही पूछेगा, आज के लिए यही है। सवाल शुरू में ही पूछेगा, कल बाद में भी पूछे बेशक। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।